तो भैया बुराइयों का प्रतीक है रावण, अहंकार का प्रतीक है रावण, और हर साल जलाते हैं रावण। लेकिन पीछे का जो आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे ना, जहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, इधर ये अखिलेश यादव, ये केजरीवाल जी, ये मायावती जी, ये राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी हैं तो ये विधानसभा भी आपको उत्तर प्रदेश की दिख रही होगी। उसके पीछे ये दिख रहे होंगे आपको योगी जी, राजनाथ जी और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, और उनके संग आपको दो व्यक्ति और नजर आ रहे होंगे, वरिष्ठ पत्रकार श्रीपति त्रिवेदी और मनीष मिश्रा जी। तो भैया आज जो हम चर्चा करेंगे ना, वो चर्चा इस बात पे करेंगे कि भैया रावण तो हम सब जानते हैं कि कौन है रावण। नहीं, वो टीवी सीरियल वाला रावण नहीं, उनका देहांत हुआ, उनको श्रद्धांजलि, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन जो असलियत में रावण है वो हर साल हम जलाते हैं। और अब उत्तर प्रदेश चुनाव में जा रहा है, तो आखिर राजनीति में भी तो कोई रावण होगा ना। तो सबसे पहले मनीष जी से शुरू करते हैं। मनीष जी, आप ये बताइए कि आपको राजनीति में रावण कौन नजर आता है? राजनीति के राम पहले तो अगर डिस्कस करते तो बहुत सारे नाम याद आते। रावण पूछ लिया इसलिए अब तो नाम ले भी नहीं सकते। इसी प्रदेश में रहना है, अभी हमको वोट भी देना है, तो रावण तो नहीं बता सकता। राम बहुत सारे हैं, आपने नाम अभी दिखाए हैं पोस्टर पे पीछे। ये सब अपनी अपनी पार्टी के राम हैं। विपक्षियों के लिए हो सकता है ये रावण हो जाए, लेकिन रावण को आप नकारात्मक भाव में देख रहे हैं। रावण जैसा व्यक्तित्व, रावण जैसा प्रकांड पंडित हम में से अगर कोई हो जाए तो हमें लगता है उसकी पूजा करनी चाहिए। तो रावण का हम लोग संहार तो हर साल करते हैं, लेकिन रावण मरता नहीं है। वो कौन है जिसको हम हर साल मारते हैं फिर भी वो मरता ही नहीं है? तो हम सब ये देखें कि अपने अंदर जो बुराइयां हैं पहले तो हम उनको खत्म कर लें, फिर दूसरे पे उंगली उठाना। हाँ, तो मैं चर्चा वही करना चाह रहा था कि जिस रावण को हम संहार करते हैं, दरअसल उस रावण की बुराइयों का संहार करते हैं। तो राजनीति की बुराइयां यानी राजनीति के रावण कौन कौन आपको नजर आते हैं? देखिए, जो सबसे पहला भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ऐसा एक रावण का प्रतीक जिसको हम मान लें, जो बुराई का प्रतीक जिसको हम मान करके हर साल रावण का संहार करते हैं। तो नंबर 1 पर भ्रष्टाचार। दूसरा सबसे बड़ी जो है कि ईमानदारी अगर आप अपने अंदर रखते हैं तो आप एक बेहतर नेता बन सकते हैं। अपनी पार्टी को आप किसी भी मुकाम पे ले जा सकते हैं। तो मैं सबसे बड़ा रावण का चेहरा जो देखता हूँ वो भ्रष्टाचार के रूप में देखता हूँ। अच्छा, भ्रष्टाचार हुआ, इसके अलावा श्रीपति जी से आगे चर्चा शुरू करेंगे कि भ्रष्टाचार भी एक है, तो जातिवाद भी होगा, धर्म भी होगा, और तमाम तरह के जो तिकड़म होते हैं वो भी होंगे। श्रीपति जी, अभी लखीमपुर में घटना हुई, तो उसमें रावण कौन है? जो कुचल दिया वो रावण है कि जो इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिए? कई प्रदेश में अन्य जगह भी बहुत सारे बुरी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उनको लखीमपुर ही नज़र आया। तो आपकी नज़र में इस घटना से पहले तो आप ये बताइए कि आखिर आप रावण पॉलिटिक्स में समझते क्या हैं, और अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप इस रावण जो चरित्र है, जो बुराइयां हैं, वो किस में तराशते हैं? देखिए नवल भैया, सीधी सी बात है, लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। जैसा आपने कहा कि वहाँ पे रावण कौन है, वहाँ पे रावण दोनों लोग हैं। जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया वो तो रावण है ही है, लेकिन जिन लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं वो उससे भी बड़े रावण है। वो 10 सिर वाले रावण हैं, उसमें सब पार्टी के लोग शामिल हैं। मतलब एक घटना पे लोग संवेदना व्यक्त करने जाते, अब पूरी राजनीति हो रही है। अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखें तो उसमें आपको केवल राजनीति के सिवा कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसलिए कुल मिलाकर लखीमपुर वाली घटना में रावण दोनों पक्ष हैं। और जैसा मनीष भैया कह ही चुके हैं अभी कि भ्रष्टाचार भी रावण है, जातिवाद भी रावण है, धर्म भी एक तरीके का रावण ही है, जिसको लेके लोग अलग अलग समय पे पूरा अपना इस्तेमाल करते हैं। वो नेगेटिव रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी बुराइयां हैं उसको आप एक रावण के रूप में ही ले सकते हैं, जितनी भी। तो भैया आप समझ रहे हैं ना कि जो श्रीपति जी कह रहे हैं कि रावण तो एक व्यक्ति नहीं है, जो अंदर बुराइयां होती हैं ना, रावण भी बहुत प्रकांड पंडित था, योग्य था, जैसा कि मनीष जी कह रहे थे। लेकिन श्रीपति जी कह रहे हैं कि जो उसके अंदर इनबिल्ट बुराइयां हैं, दरअसल वो रावण है। मतलब कि जैसे अगर इंदिरा गांधी थी तो इंदिरा गांधी को आप रावण कहेंगे कि राम कहेंगे? तो हम अगर अपने दृष्टिकोण से देखें तो उन्होंने पाकिस्तान के बंटवारा कर दिया, बांग्लादेश अलग देश बना दिया, तो वो राम का चेहरा था। लेकिन अगर आपातकाल की बात होती है तो वो जो आपातकाल लागू करने की प्रक्रिया है वो रावण वाली प्रक्रिया है।
तो श्रीपति जी ये बताइए कि ये कैसे निर्धारण होगा कि रावण कौन है, राम कौन है? निर्धारण इसका कोई पैमाना नहीं है, इसके लिए हमारे लिए कोई पैरामीटर्स नहीं, इसको हमें खुद ही तय करना है कि ये जो हर चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ भी मार्केट में जा रहा है, सामने आ रहा है, वही हमारे बीच में रावण है, हमें ही इसको जड़ से ख़त्म करना है। राम ने लंका जाकर रावण का जो दहन किया, उसे मारा, उसे खत्म किया, तो उसने बुराई को खत्म किया ना। रावण ने जितना अहंकार था, जितनी चीज़ें थी, उसको खत्म किया। मनीष जी, अभी चर्चा श्रीपति जी से हो रही थी कि रावण तो तरह तरह के हैं। अभी लखीमपुर की चर्चा इन्होंने कहा कि जो गाड़ी से कुचल रहा है वो भी रावण है, और उसमें जो राजनीति कर रहा है वो भी रावण है। तो जो राजस्थान नहीं गए वो ये भी मुद्दा उठ रहा है कि वहाँ क्यों नहीं गए, या और जगह घटना रही वहाँ क्यों नहीं गए। तो आप किस में रावण को तलाश रहे, किस में रावण दिख रहा है आपको? नहीं, सबके अपने अपने राम, सबके अपने अपने रावण। जिसको जहाँ जो सूट करता है वो उसको राम मानता है, जिसको जहाँ सूट करता है वो उसको रावण का चेहरा देखने लगता है। असल मुद्दा जो जनता से जुड़ा होना चाहिए उसमें कोई नहीं बात करता है। जैसे मैंने कहा कि जातिवाद, भ्रष्टाचार, धर्म, एक महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, उसको अगर रावण के रूप में देखें, जो पिछली मोदी सरकार, जो पहला कार्यकाल था मोदी सरकार का, वो यूपीए की महंगाई के मुद्दे से त्रस्त हो गई जनता जब दुखी थी, तो मोदी जी ने उसको ही मुद्दा बनाया था। और आज वो सरकार में आए, पिछले 2 टर्म से हैं, लेकिन आज वो महंगाई की कोई बात नहीं कर रहे हैं। चाहे पेट्रोल में आग लग जाए, चाहे डीजल पे आग लग जाए, चाहे गैस सिलेंडर। अच्छा, बहुत अच्छा मनीष भैया, आपने बहुत अच्छा बात बताया। तो अब ये बताइए कि हम जो बुराई वाला रावण है उसको फूके कैसे? कोयले का तो बड़ा संकट लोग बता रहे, कोयले का संकट है कि नहीं? कोयले का संकट बहुत है। 1 हफ्ते से मैं लगातार सुन रहा हूँ कि 1 तसला बचा है, लेकिन 1 हफ्ते से 1 तसले से ही कोयले से काम चल रहा है। बिजली का संकट तो दिख नहीं रहा, कोयले का संकट जरूर दिख रहा है। अच्छा मनीष भैया, अब आप जब आप कोयले का संकट बता रहे कि है, इस तरह का दिख ही नहीं रहा, क्योंकि अब 4 दिन का कोयला बचा हुआ है, आप 7 दिन से सुनते आ रहे हैं। तो अच्छा भैया ये बताइए, आप बड़े राष्ट्रभक्त लग रहे हैं हमको, तो ये बताइए कि पेट्रोल कितना रुपया लीटर, कितना रुपया किलो का हो जाएगा तब आपको लगेगा महंगा हो गया है? नहीं, अभी तो मैं एक आगरा वाला वीडियो देख ही रहा था कि 1000 रुपये भी हो जाएगा तब भी हम वोट मोदी को देंगे। तो बहुत सारे ऐसे भक्त पड़े हुए हैं अपने देश में जिनको महंगाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। भले ही उनके घर में राशन की दिक्कत हो जाए, पेट्रोल और डीजल महंगे होने की वजह से पूरी जीवन शैली उनकी महंगी हो जाए, लेकिन वो वोट अपने मोदी जी को ही देंगे। इसका मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि जो ये सिस्टम है, लोग ये चाहते हैं कि हम महंगाई झेल लेंगे, हम परेशानियां झेल लेंगे, लेकिन हमारा जो राजनीतिक सिस्टम है जो कि तमाम बुराइयों से भरा हुआ था, और आज मोदी जी ने भी भाषण दिया तो बोला कि सरकारी काम, मतलब आदमी सोचते थे कोई बुरा काम होने जा रहा है, तो लोग भी यही चाहते हैं कि जो बुराइयां हैं सिस्टम में वो कम हो, भले ही हमको कुछ दिन की परेशानी हो। क्या ऐसा है? बिल्कुल सहमत हूँ। क्या, किस तरह से आप सहमत हैं? नहीं, लोग तो ये चाह ही रहे हैं। इसमें श्रीपति जी से मैं चाहूँगा कि और बात प्रकाश डालें अपना। देखिए, कुल मिला के जो मनीष जी उठा रहे थे मुद्दा महंगाई का, वो वास्तव में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे हर आम आदमी जुड़ा हुआ है। और हम लोग लखनऊ में रह रहे हैं, इधर 2-3 दिन के अंदर लखनऊ में एक खबर जो है बहुत प्राथमिकता के साथ सभी अखबारों में ली गई। वो खबर ये थी कि माल भाड़ा बढ़ाया गया। माल भाड़ा बढ़ने का सीधा असर आदमी की जेब पर ही होता है ना, तो उसका सीधा सा जाहिर सी बात है आम आदमी महंगाई से त्रस्त होगा। जो आदमी ऑटो से जा रहा है या अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी कीमत बढ़ा दी गई। डीजल बढ़ने से तमाम सब्जियां बाजार से खेतों से बाजार तक आ रही हैं, मंडियों तक आ रही हैं, उसके दाम बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ गए। तो महंगाई का एक वास्तव में एक बड़ा मुद्दा बना ही है। अभी श्रीपति जी मेरे साहब से बात हुई तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, बड़े आम मिडिल क्लास के नागरिक थे। उनका ये कहना था कि चाहे जितनी महंगाई कर दीजिए, अमीर आदमी के खाने पीने की चीज़ों में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी हेल्थ पे, गरीब आदमी को ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो ठीक है, गरीब की चिंता कर रही है, लेकिन अब ये बताइए कि बिजली है, तो बिजली का गरीब आदमी कुछ और, उसको एक ही बल्ब जलाने का पैसा देता है, अमीर आदमी कुछ और देता है, मिडिल क्लास का आदमी कुछ और देता है। मिडिल क्लास तो अपने खर्चे भी नहीं पूरे कर पा रहा है, क्योंकि स्कूल अच्छे नहीं है। तो अच्छे स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में, पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए उसको बहुत पैसा देना पड़ता है। इसके अलावा जो चिकित्सा व्यवस्था है वो अच्छी नहीं, वो प्राइवेट अस्पताल उसको दिखाने जाना पड़ता है। तमाम तरह के इंश्योरेंस, तमाम तरह की परेशानियाँ
तो उसमें वो बिजली का बिल महंगा क्यों दे। तो ये जो बंटवारा है आपकी नज़र में कैसा है? देखिए, ये बंटवारा ना मेरा किया हुआ है, ना मनीष जी का, ना आपका। ये तो एक सरकार के द्वारा कुछ पैरामीटर्स तय किए गए हैं, ये उसके हिसाब से होता है। सरकार को लगता है भाई इनको बिजली कम मिलना चाहिए, तो वो उस हिसाब से उनके रेट्स कम रखती हैं। इसमें हम लोग कतई ये तय नहीं कर सकते कि भाई इनको बिजली कम, पैसे कम मिल रहे हैं तो इनको कम बिजली, लेकिन हाँ, जिनको पैसे भले ही उनको कम देने पड़ रहे हो, लेकिन बिजली सबको पूरी बार बराबर मिलनी चाहिए, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। तो भैया सुना यहाँ पे कि मनीष जी भी यही बोल रहे हैं, श्रीपति जी भी यही बोल रहे हैं कि ना कोई अच्छा बुरा है, ना कोई बुरा है, ना कोई अच्छा है, सब तो राजनीति में कुछ अच्छा ही करने आए हैं, तो वो अच्छा ही करें। गाड़ी से कुचलने वाला भी बुरा है और लाशों की राजनीति करने वाला भी बहुत बुरा है। तो दोनों अपनी बुराइयों को इस साल जलाएं। राजनीति में कम से कम इसकी बहुत ज़रूरत है। परपंच में हम लगातार आते रहेंगे। फिलहाल आप सबको दशहरे की मुबारकबाद। दशहरा बनाइए, आनंद लीजिए। जय जय, नमस्कार।